हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पे शासन चलाना। इसके अंदर हम जो ग्राम में मतलब गांव में किस प्रकार पे शासन चलाया उसको हमको देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है एक चित्र जिसमें जो रॉबर्ट क्लाइव हैं वो मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहा है। ये 1765 की ये बात है, ठीक है। 1765 की ये बात है कि रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहा है। एक्चुअल में जो पेंटिंग है ऐसा सच में नहीं हुआ होगा, केवल अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए चित्र बनाया गया है। जो बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी की जो बात है वो एक शायद तंबू के नीचे मतलब टेंट के अंदर वो जो दीवानी ग्रहण हुई उसके अंदर हुआ होगा। ये अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए कि मैं पावर हूँ, मेरे पास पावर है, इसलिए अपना रुतबा दिखाने के लिए चित्र बनाया गया है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मैंने सभी अच्छे से लिखा है। जहाँ पे से बुक की ज़रूरत पड़ेगी उस समय हम बुक को की जो PDF है वहाँ से पढ़ाऊँगी, लेकिन स्टार्टिंग में जितने यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनको पढ़ लेना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो मैंने यहाँ लिखा, जो मैंने आपको चित्र दिखाया है, ठीक है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर कंपनी दीवान कैसे बन गई यहाँ से पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 12 अगस्त की बात है, 12 अगस्त 1765 की बात है। BIC माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया, ठीक है। तो बंगाल की भी जो दीवानी थी वो आ गई, ठीक है। दीवान के तौर पे कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई, ठीक है। अब वो दीवान तो बन गए थे, भूभाग पे उन्होंने मतलब ज़मीन पे उनका नियंत्रण था, ठीक है, और वो खुद ही शासक बन गई थी। लेकिन आमदनी की व्यवस्था करना मतलब पैसे की व्यवस्था करना ज़रूरी था, ठीक है। और व्यापारी कंपनी के नाते उसे ख्याल रखना था कि वह अपनी चीज़ों की खरीदी और बेचती रहे, क्योंकि वो पहले व्यापारी कंपनी के तौर पे ही आई थी। भले ही वो शासन करने लगी थी, लेकिन उसे ये भी ख्याल रखना था, ये भी देखना था कि हम अपनी चीज़ों को बेचने में कोई कमी ना छोड़ें, ठीक है। सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। यानी यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चल गया है कि अब हमें जो भी कदम रखना है वो बहुत सावधानी के साथ रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पूर्व शासक चला चुके थे। इसका मतलब है गांव में जो शासन उससे पूर्व भी, ब्रिटिश से पूर्व भी जिन्होंने गांव पे शासन चलाया होगा, वो अभी भी उनको शासन और सम्मान की दृष्टि से गांव वाले देखते थे, ठीक है। स्थानीय सत्ता में वो रह चुके थे और उन्हें कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता था, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पढ़ना है कि जो गांव है वो उपनिवेश कैसे बने, किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने संसाधन जुटाए, फसलों की खेती किस प्रकार हुई और लोगों के अधिकार को कहाँ तक तय किया गया। ठीक हो गया। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो बंगाल और बिहार की उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर चुका है 1765 में। फिर कंपनी दीवान कैसे बन गई। 12 अगस्त 1765 में बंगाल की दीवान के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उजागर हो गई है और दीवान के तौर पर कंपनी भूभाग पे और आर्थिक मामलों में मुख्य शासक बन चुकी है, यानी पैसे से जो रिलेटेड है, व्यापार से जो रिलेटेड है उसमें नियंत्रण कर चुकी है। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये भी पता था कि आमदनी की व्यवस्था हमें किस प्रकार करनी है, ये भी हमें देखना होगा कि भले ही हमें शासक तो बन गए हैं लेकिन वहाँ से पैसे किस प्रकार निकालेंगे ये भी उनको तय करना था, ठीक है। व्यापार कंपनी के नाते उसे ये भी ख्याल रखना है कि वो हमेशा जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन्हें खरीद बेचती रहे हमेशा, क्योंकि पहले वो व्यापारी कंपनी है, देन वो शासक है। तीसरा, उन्हें पता था कि उन्हें सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, उन्हें फूक फूक के कदम रखना होगा और उनको ये भी पता था कि जो
गाँव देहात में जो पहले शासक रह चुके हैं, अभी भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। और पढ़ना क्या है हमें इसके अंदर, ग्राम उपनिवेश यानी गाँव उपनिवेश कैसे बन गए, संसाधन किस प्रकार लुटाए, गाँव को गाँव के लोगों को अधिकार किस प्रकार दिया जाए, राइट माने अधिकार, और फसलों की खेती किस प्रकार की जाए। क्या तो खेतों में सुधार की ज़रूरत हमें पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त को दो नामों से और जाना जाता है, इस्तेमारी और जमींदारी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुंडरू व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, और महालवाड़ी व्यवस्था है, महल माने होता है आपका गाँव। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त को सर्वप्रथम, स्थायी बंदोबस्त के जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ठीक है, जो कि 1793 में 93 में यह व्यवस्था लागू हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के थॉमस मुनरो जनक है, लेकिन कहा जाता है कि कर्नल रीड ने सबसे पहले इसको कुछ इलाकों पे लागू किया था, लेकिन मेनली थॉमस मुनरो को ही इसके जनक माना जाता है। एक्चुअल में कर्नल रीड ने टीपू सुल्तान से युद्ध के पश्चात, ठीक है, कुछ इलाकों में यह व्यवस्था अपनाई थी। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने इसके जनक माने जाते हैं। 1822 में इन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, अब स्थायी बंदोबस्त है वो कौन कौन से इलाकों में, कौन कौन से राज्यों में चला, वो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, इन इलाकों में चला था। ठीक हो गया, चलिए। और रैयतवाड़ी व्यवस्था चली थी आपकी मुंबई, मद्रास, असम, पूर्वी बंगाल, यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब जो इलाके हैं वो यहाँ पे मैंने दिखाए गए हैं मैप पे। देखो, जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो इन इलाकों में है, ये देखिए जो ब्लू कलर से है। स्थायी बंदोबस्त इन इलाकों में जो पिंक कलर से हैं, छोटे 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 छोटे, जो उत्तरी कर्नाटक है ना, उधर का है। ठीक है, और ये देखो ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जहाँ पे ग्रीन हो रखा है ना, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था है। तो इन इलाकों में महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त चला। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, जो मैंने मैप दिखाया वो एग्जैक्ट मैप है। ठीक है, जो यहाँ पर है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस, उत्तरी सरकार, जो छोटे छोटे दिखे थे ना आपको वहाँ पे पॉइंट पे पिंक कलर का, वो उत्तरी कर्नाटक है। मुंबई, मद्रास, असम, पूर्वी बंगाल में हमने देखा था कि वो रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था चली थी। यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब में। ठीक है, चलिए। तो जो स्थायी बंदोबस्त है वो समस्त भूमि का 19% होता था, और जो महालवाड़ी है वो 30% और रैयतवाड़ी 51% समस्त भूमि का इतना प्रतिशत होता था। ठीक है, और स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की जिम्मेदारी जमींदार के पास होती थी, लेकिन रैयतवाड़ी में किसान के पास होती थी। वहीं महालवाड़ी में भूमि पर गांव का अधिकार था। ठीक है, इसमें जो है टैक्स फिक्स होता था स्थायी बंदोबस्त में, लेकिन रैयतवाड़ी में जो टैक्स है वो फिक्स नहीं होता था। और महालवाड़ी में गांव का मुखिया ब्रिटिश सरकार को कर राजस्व देता था। ठीक है, और थर्ड है 11वें हिस्से का 10वां भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था, और ठीक है, और किसान के पास 11वें हिस्से का पहला भाग जाता था राजस्व का। इसमें से 33% से 50% कर लगाया जाता था, और इसमें पहले उपज का जो राजस्व कर था वो 66% था, लेकिन बाद में 50% कर दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ क्या था। पहले स्थायी बंदोबस्त को मैं बता देती हूँ। एक्चुअल में क्या था ना कि स्थायी बंदोबस्त में जो राजस्व देने की जिम्मेदारी थी वो जमींदार की थी, और टैक्स फिक्स था। यानी कि मैं यहाँ बता देती हूँ, देखो, मान लो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, और इनके बीच में है जमींदार, दैट से शुरू कर दो जमींदार, और यहाँ पर है पीजेंट यानी किसान। ठीक है, तो ये जो किसान है ना, ये किसान राजस्व जमींदार को देता था, और जमींदार ब्रिटिशर्स को राजस्व देता था। यानी बीच में एक बिचौलिए का काम करता था कौन, जमींदार। ठीक है, वहीं यहाँ पे रैयतवाड़ी में क्या होता था, रैयतवाड़ी की बात बता रही हूँ। यहाँ पे जो जमींदार, जो
यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं और यहाँ पे हैं पीजेंट यानी फार्मर जो किसान हैं, और यहाँ पे हैं ज़मींदार। ज़मींदार इसमें नहीं होते थे, ज़मींदार को यहाँ से काट दिया गया। ठीक है, मतलब ज़मींदार अब नहीं देंगे राजस्व। अब सीधे किससे लिया जाता था? सीधे किसान से, सीधे किसान से ही राजस्व ले लिया जाता था। ठीक है, डायरेक्ट किसान से ले लेंगे। अब जमींदार को खत्म कर दिया ना, तो ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट पीजेंट से यानी किसानों से ही अब क्या कर दिया? राजस्व लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 10 और 11 की क्या बात कर, देखो मान लो कि 11 बोरे थे। कितने बोरे थे? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 बोरे थे। अब इन 11 बोरों में से जो ब्रिटिशर्स को 10, मैंने कहा ना 10/11 था, 10/11 था, तो 11वें हिस्से का 10वां भाग ब्रिटिशर्स को जाएंगे कि 10 बोरे ब्रिटिशर्स के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख दो ये जो 6 7 8 9 10 यानी 11वें हिस्से का 10वां भाग यानी 10 बोरे पूरे ब्रिटिशर्स के पास चले जाएंगे, और 11वें हिस्से का एक भाग यानी कि जो 11वां भाग होगा वो किसके पास चले जाएगा? किसान के पास। यानी किसान को सिर्फ 1 बोरा मिलेगा और 10 बोरे किसको मिल जाएंगे? ब्रिटिशर्स को। भले ही जो राजस्व कर था वो फिक्स था, लेकिन कर का बोझ बहुत था, क्योंकि सारा किसके पास जा रहा है? ब्रिटिशर्स के पास, और किसान के पास तो केवल 1 बोरी जा रही है। और इसमें भी क्या होता था ना, स्थायी बंदोबस्त में, कि जमींदार भी किसानों का शोषण करने लग गए थे। वो भी अब भ्रष्टाचारी बनने लग गए थे, शोषण कर रहे थे। ठीक है, शोषण यानी कि उनको जितना हिस्सा मिलना चाहिए उतना भी नहीं दे रहे थे, ये भी हो जा रहा था। और इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है, क्योंकि मान लो कि महीने के 31वें दिन, जनवरी का 31वें दिन के सूर्यास्त के समय तक राजस्व आ जाना चाहिए, ऐसा था। मतलब अब देखो, इससे हो रहा था किसानों का शोषण। क्या हो रहा था? किसानों का शोषण। किसान बहुत दुखी थे, और ये दमनकारी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त। आप समझ गए होंगे। अब रैयतवाड़ी का तो ये तो बता दिया मैंने, कहाँ कहाँ था। इसमें किसान थे, इसमें कर की दर फिक्स नहीं थी, और बिचौलियों के शोषण से मुक्त करने के लिए यह व्यवस्था लाएगी। लेकिन परंतु फिर भी किसान का शोषण, क्योंकि किसान कर के बोझ तले इतना दब जा रहा था कि वो साहूकारों से कर्जा ले रहा था, तो साहूकार बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे थे उस समय। मुनरो अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी, मुनरो कहता था कि हमें अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है, आपकी बुक से लिया गया है। चलिए, अब हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था, महल माने गांव, मतलब गांव का जो मुखिया था। आप क्या करते? मुखिया को, जो मुखिया था, मुखिया जैसे जमींदार था ना, वैसे ही अब मुखिया बना दिया गया। मुखिया ही ब्रिटिशर्स को क्या देगा? राजस्व देगा किसानों से। ठीक है, लेकिन वही हो गया फिर से कि जो मुखिया था वो भी अब शोषण करने लग गया था, और ये 50% तो लेता ही लेता था। इसमें भी कर मतलब सीधी तौर पे सब किसानों का ही शोषण हो रहा था। महाल माने होता है गाँव, जो कि मैंने बता दिया। अब देखो, महालवाड़ी व्यवस्था था ना, महालवाड़ी व्यवस्था को अप्लाई करने के लिए एक कलेक्टर ने दौरा किया था, खेत को मापा था, विभिन्न समूह और रीति रिवाजों को दर्ज किया था कि किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे कितना खेत है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो तब जाके महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। आई होप आपको ये सारे तीनों समझ आ गए होंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि स्थायी बंदोबस्त में कर फिक्स था, रैयतवाड़ी में फिक्स नहीं था, महालवाड़ी में 66 से 50% तक, 66 से 50% कर दिया था कर की दर। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने शुरू किया था, महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कुछ इलाकों में लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको शुरू किया था, जबकि महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था।
चलिए, और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये क्षेत्र जो मैंने मैप दिखाया वो है, ठीक है। समस्त भूमि का 19%, रेतवाड़ी 51%, मालवाड़ी व्यवस्था 30%। इसमें टैक्स फिक्स नहीं था और इसमें मुखिया था। मालवाड़ी व्यवस्था में 11वां हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास जाता था और 11 में से 1 हिस्सा किसान के पास जाता था, ठीक है। सब जगह पे कहीं पे किसान शोषण दमनकारी नीति हो रही है, कहीं मुंडो कहता था अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। और कोशिश की गई थी कि जो राजस्व है वो राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जाए और कम से कम कीमत पर सूती और रेशम को खरीदा जाए, ठीक है। 1765 ब्रिटिश सोने चांदी से आयात करती थी, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे वो पहले 1765 से पहले ब्रिटिशर्स सोने चांदी का आयात करती थी, लेकिन अब वो बंगाल से इतना पैसा इकट्ठा कर ले रही थी कि इतना पैसे करके अब उनको ब्रिटिश से सोने चांदी को मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। और 1770 में इसी कारण से बंगाल में अकाल भी आ गया था और उसमें 1 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। 1/3 जनसंख्या समाप्त 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई थी। कारीगरों का उत्पादन नीचे गिर रहा था, खेती बिल्कुल चौपट हो गई थी, यानी बंगाल में बहुत भयावह स्थिति हो गई थी। देखिए यूरोप की फसलों में क्या हो रहा है कि अंग्रेज राजस्व वसूल रहे थे और यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से ब्रिटिशर्स को लेकर यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से भारतीयों से खेती करवाई जा सकती है, ठीक है। 18वीं सदी के आखिर तक अफीम और नील की खेती पर जोर दिया गया, ठीक है। ये बहुत भयावह स्थिति थी जब नील की खेती आएगी, अभी पढ़ेंगे। 150 साल तक देश बहुत मजबूर हो गया। जो ब्रिटिशर्स बोलते उसी की खेती की जाती। जैसे बंगाल में पटसन यानी कि जूट का बैग होता है ना, जूट से बना, उसे कहते हैं पटसन। बंगाल में पटसन की खेती करवाई गई। संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में गन्ना की खेती करवाई गई, असम में चाय की खेती करवाई गई, पंजाब में गेहूं की खेती करवाई गई, महाराष्ट्र में कपास की खेती करवाई गई, महाराष्ट्र पंजाब में मद्रास में चावल की खेती कराई गई। याद कर लो, बंगाल में क्या था, पटसन की खेती। यूपी में क्या था, गेहूं की खेती, सॉरी, यूपी में थी गन्ने की खेती, असम में थी चाय की खेती, पंजाब में थी गेहूं की, महाराष्ट्र पंजाब में कपास की और मद्रास में चावल की। बोलो मेरे साथ, बंगाल में किसकी खेती, पटसन जूट की खेती। यूपी में किसकी खेती, गन्ने की खेती। मद्रास में किसकी खेती, चावल की खेती। पंजाब में किसकी खेती, गेहूं की खेती। असम में किसकी खेती, चाय की खेती। महाराष्ट्र में किसकी खेती, कपास की खेती। और मद्रास में चावल की खेती। याद करो इसको, बंगाल पटसन, असम चाय, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश गन्ने की, पंजाब में गेहूं की, महाराष्ट्र पंजाब में कपास की और मद्रास में चावल की। अब देखिए हम बुक से पढ़ेंगे, जहाँ तक ज़रूरत थी नोट्स की वहाँ तक पढ़वा दिया है, ठीक है। जो सिस्टम था ना मुनरो सिस्टम, मुझे लगा उसको कॉपी से ही समझा देना चाहिए हर व्यवस्था को, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपकी थॉमस मुनरो की तस्वीर है। ये 1819 से 1826 तक, ठीक है। और ये है चार्ल्स कॉर्नवालिस, जो कि मैंने अभी दिखाया था, ठीक है। ये है बंगाल से मुर्शिदाबाद एक साप्ताहिक हाट है। यहाँ पे देखो कैसे करवाई जा रही है, लोग बाजार में आते हैं, खरीदारी करते हैं, ठीक है। ये बता दिया है, ये भी पढ़ा दिया मैंने अभी नोट्स में, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते, सब कुछ ठीक नहीं था। देखिए, नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई दी। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। ये तो पढ़ लिया हमने। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गाँव जो भाग रहे थे गाँव से। बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो यूरोप की फसलें, ये भी पढ़ा दिया मैंने, अभी पढ़ा है ना। देखो पूरी लाइन एनसीईआरटी से मैंने अभी उठाई थी। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त वर्तमान उत्तर प्रदेश से गन्ना, पंजाब में गेहूं। ये देखो, ये वाली हमने सारी लाइन पढ़ ली है अभी, ठीक है। यह कैसे किया, अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कोई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की फसल उत्पादन की ही ऐसी पद्धति को अच्छी तरह समझे। देखो यहाँ पे से है, क्या रंग का भी कोई इतिहास था? जी हाँ, बिल्कुल है इतिहास, जो कि हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देखिए चित्र नंबर 5, चित्र संख्या 6 को देखिए। जो ये चित्र संख्या 5 है, ये आंध्रा में बनाई गई है,
ठीक है। और जो चित्र नंबर 2 है ये ब्रिटिशर्स की कलाकारी है, ठीक हो गया। और ये मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में, और ये कलमकारी छापा 20वीं सदी भारत में कलमकारी छापा है, और ये मॉरिस कॉटन छापा, ठीक है। अब देखो सूती कपड़े के छापों को दो तस्वीरों में दी गई है जो कि हमने अभी पढ़ी। जैसे बाईं तरफ हमने देखा अभी आंध्रा वाली के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे, दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। ये नील से बनाए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह से पैदा किया गया है? अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पैदा किया गया है नील को। इन प्लीज ये जो क्लासेस हो रही है ना, ये नई एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसे ज़रूर देखिए। जो जो देख रहे हैं, चाहे 2 ही लोग क्यों ना देख रहे हो, 1 ही लोग क्यों ना देख रहा हो, लेकिन वीडियो को पूरा और अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। मैं मानती हूँ कि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल्स है इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, एनसीईआरटी तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर कुछ अलग आपको मेरी पढ़ाई के को कराने में लग रहा है तो पूरा देखिए। ज़रूरी नहीं आप मुझसे ही पढ़ें या बहुत लोगों से पढ़ें, लेकिन अगर किसी एक इंसान ने भी देख लिया ना ये वीडियो, तो फिर क्या बोलते हैं, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका सफल है, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको और क्लासेस चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि भले ही एक बच्चा भी देख रहा हो, ज़रूरी है कि उसे समझ आए, ठीक है। इससे कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो देख रहा है आप तो उसे शेयर करना उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो शेयर कर दे एक बार। लाइक भले ही ना करे कोई, ना सब्सक्राइब भी ना करे, लेकिन उसको लगे कि हाँ चलो ठीक है अच्छा पढ़ा रही हैं, तो शेयर तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो नील की खेती के बारे में पढ़ना है, और इस बात को काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटिश में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, तो ये याद रख लेना आप कि नील के सबसे बड़ा स्रोत भारत ही था, ठीक है। भारत नील की मांग क्यों थी, भारतीय नील की मांग क्यों थी? क्योंकि नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगता है। 13वीं सदी में इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं मैं बता देती हूँ। देखो ये पृथ्वी है, ठीक है। ये इसको मान लो 23 डिग्री, 23.5, 23.5, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। और तो ये बीच का है ना और बीच में है क्या 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है बीच में। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो यही इलाका पूरा ये जो मैं भर रही हूँ यही है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नील की खेती बहुत अच्छी होती थी, यही उग सकता था मतलब। चलिए 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। उस समय भारतीय नील बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप बाजारों में पहुंचती थी, उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे का एक जो ब्रिटिशर्स थी, ब्रिटेन थी, यूरोप वाले थे, वो बेसिकली वोड नामक पौधों पर निर्भर थी, जो कि शीतोष्ण में उगता है। शीतोष्ण देखो उष्ण कटिबंध तो आपने देख लिया, शीतोष्ण उसके नीचे ही है, ठीक है, जिसका पार्ट है बनाने की जरूरत नहीं, वही शीतोष्ण क्षेत्र, इसलिए यह ऊपरी क्षेत्र, इसीलिए यूरोप से आसानी से मिल जाती थी। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपने सरकारों से दबाव डाला कि वे नील का जो आयात है, यानी कि भारत से आयात माने आना, वो मना पाबंदी लगा दे उस पर, क्योंकि उनका तो कपड़ा बिक ही नहीं रहा था। वो बहुत परेशान थे वहाँ की जो बिजनेसमैन थे, ठीक है। मगर कपड़े
को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित डोमिंगू में फ्रांसीस और ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। ठीक है, देखो ये याद कर लो कि कैरिबियाई द्वीप समूह में जो फ्रांसिस थे, डोमिंगू में सेंट डोमिंगू में, और ब्राजील में पुर्तगाली, वेनेजुएला में स्पेनिश और जमैका में ब्रिटिश, ये नील की खेती कर रहे थे। उत्तरी अमेरिका भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। बागान क्या होते हैं? बागान एक विशाल खेती जिसपे बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाते हैं। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया गया है। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया? फ्रांसिस सेंट डोमिंगू और पुर्तगाली ब्राजील में, ठीक है, और स्पेनिश वेनेजुएला और जमैका ब्रिटिश में नील की खेती कर रहे थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 79 के बीच 83-89 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ मिल सकता है? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया का बाजारों में छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। कहाँ 1788 में 30% था और कहाँ 1788 में 1810 आते आते 95% हो चुका था। देखिए कितनी ज़बरदस्त मांग हो गई थी नील की। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्ज देने तैयार कर रही थी। देखिए 1728 तक 30% था। ठीक है, 1810 आते आते 95% हो गया और फिर नील का जो व्यापार था वो फलने फूलने लग गया था। उसी समय कई लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने नौकरी भी छोड़ दी थी, बैंकों से कर्ज लिए जा रहे थे। तो देखिए ना, नील को मतलब सोना ही मान लीजिए एक तरीके से। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मांग चल रही थी नील की। अब देखिए ये चित्र है, सेंट डोमिंगू में गुलामों की बगावत हो गई थी अगस्त 1791 जनवरी में। ठीक है, स्कूहो दोल्स्की का चित्र है ये। ठीक है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में नील और चीन का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बंगाल पे उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए। बागान अपने धनी मालिकों में मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों से नील की खेती ठप हो गई। नील की खेती कैसी होती है? नील की खेती दो मुख्य तरीके हैं, निज और रैयती। ठीक है, ये याद कर लेना, निज और रैयती। नील की खेती कैसे होती है? निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था, बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते हैं। या तो वह जमीन खरीद लेते हैं या दूसरे जमींदार से जमीन भाड़े पे लेते हैं और मजदूर को काम लगाकर
नील की खेती करवाते हैं। निज खेती की समझ देखो, निज खेती क्या होती थी ना कि जो बागान का मालिक होता है वो खुद ही करवाता था, और या तो वो ज़मीन खरीद के भी करा सकता था, और ज़मीन भाड़े पर ले लेते ज़मीन को भाड़े में भी ले सकता था, और वहाँ पे मज़दूरों से काम भी करवा सकता था। निज खेती की लेकिन समस्याएं थी। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पे ही की जा सकती है, ये तो बात जानते ही होंगे आप। नील की खेती वो उपजाऊ ज़मीन, फर्टाइल ज़मीन पे की जा सकती है, बंजर ज़मीन पे कभी नहीं की जा सकती नील की खेती। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंड की ज़रूरत थी, मतलब बड़े एरिया की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव व तनाव पैदा हो गया। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बगान, अब देखो, अब डिक्लाइन भी होगा किसी, अगर किसी चीज़ का वो ऊपर चढ़ भी रहा है तो उसे नीचे आने में देर नहीं लगती है। बड़े बेगान के हाँ, अगर वो सही तरीके से, अगर आप उसका एडजस्टमेंट, संतुलन नहीं करोगे ना, तो वो मार्केट गिर भी सकता है। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। धन नहीं, धान होगा ये, ठीक है। गुलाम, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे मालिक के से ही काम करना पड़ता है। चलिए, बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। एक बीघा 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 क्या होता है? खेत की माप करते हैं ना, तो बीघा होता है। तो एक बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। मतलब एक बीघा नील के लिए की खेती के लिए 2 हल चाहिए। इसका मतलब अगर बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। बड़ी समस्या वाली बात है। हलों की खरीदना और उसका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों को हल बैल भी चावल की खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती के क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील का पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत थी। बीघा क्या होता है? जमीन की एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बंगाल मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट इसे बोलते हैं, सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पे दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत ने अपनी कम से कम 25% जमीन पे नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैनात करने के रैयत की जो ज़मीन थी वो नील की खेती में, मैंने क्या बताया कि जो रैयत व्यवस्था है इसमें जो बागान मालिक है रैयत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है, बागान मालिक। और यही रैयत की जिम्मेदारी थी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट करें उसके लिए मुखियाओं को वो बाध्य कर देते थे, और दस्तखत कर देने के बाद उन्हें कर्जा मिलता था, ठीक है। नील उगाने के बाद कम ब्याज पे बागान मालिकों को कर्जा देता था। इसकी शर्त ये थी कि आप कोई सी भी खेती करें खेत पर, लेकिन 25% ज़मीन पर आपको नील ही उगानी पड़ेगी। और मिट्टी की जो देखभाल है वो काश्तकारों के ऊपर थी, लेकिन जो बीज और उपकरण मुहैया कराएगा वो करवाएगा कौन? बागान मालिक, ठीक है। रैयत को नया कर्जा मिल जाता था, ये भी बात रहती। जैसे ही चक्र और जैसे ही मालिक को वो फसल मिल जाएगी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था, ये चक्र दोबारा चलता था, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, समझिए अच्छे से। रैयत क्या है? रैयत एक कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, सट्टा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, यानी कि इस अनुबंध के अंतर्गत जो भी दस्तखत करता था, तो नील उगाने के लिए आप कोई सी भी खेती करें ज़मीन पर, लेकिन 25% ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और इसके अंदर बागान मालिक उपकरण और बीज देता था,
सीधी सी बात है, लेकिन बीज बोने, फसल की देखभाल करने की जिम्मेदारी काश्तकारों की थी। जब कटाई के बाद फसल मालिक को मिल जाती थी तो फिर से रैयत को नया कर्जा मिलता था और ये चक्र दोबारा चलता था। और बंगाल में जो नील की खेती का जो काम था अधिकतर पुरुष ही करते थे। ये 19वीं सदी है जब पौधों की कटाई पुरुष ही कर रहे हैं। और ये है गट्ठर, खेतों की, ये नील की खेती का गट्ठर है। देखिए ये बंच मतलब बना दिया उसका बिल्कुल। अब देखिए नील का उत्पादन कैसे होता था। ये फैक्ट्री जैसी बन रखी है यहाँ पे कुछ। तो नील का उत्पादन क्या, ये है किड़वन होद, ये देखो यहाँ देखिए किड़वन होद, ये है बिटरवाट, ये है बिटरवाट, यहाँ लिखा है बिटरवाट और किड़वन होद। ठीक है, बिटरवाट और किड़वन होद। नील की खेती, नील के खेतों के पास नील का एक कारखाना, देखिए मैंने कहा ना फैक्ट्री, विलियम सिम्पसन का चित्र 18 विलियम सिम्पसन का चित्र हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था ना, 1863 में बना रखा है। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्री में आसपास ही होते थे। देखो अब बागान मालिकों की जो फैक्ट्री है ना उसके आसपास ही नील जहाँ उगाई जाती है उसी के आसपास फैक्ट्री भी खोली जाती थी। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में से वेटस होद में पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक होद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले ही एक कुंड में पानी गर्म में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस होद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और होद में छान लिया जाता था। दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था। दूसरा होद बिटरवाद में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पेंडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो होद में चूने का पानी डाला जाता था। देखो कितनी लंबी प्रोसेस है। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल आता था। द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड, निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद निचोड़कर बिक्री के लिए सूखा दिया जाता था। बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादों की आखिरी अव्यवस्था को देख सकते हैं। दबा कर साँचों में डाल दी गई नील की लुगदी और काट के मजदूर उन पे मुहर लगा रहे हैं। पिछले वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। यहाँ पे ये सुखाने के लिए ले जा रहा है, ये बंद कर रहा है, ये सील कर रहा है। नील के पौधों को होद तक औरतों ही ढोकर लाती थी। ठीक है, ये देखो होद में घोल हिलाने वाला, ये है यहाँ खड़ा नील मजदूर होद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पेंडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। वाट, एक किण्वन अथवा संग्रह पात्र। वाट क्या होता है, एक किण्वन या संग्रह पात्र। ठीक है, आप ये मत सोचना किण्वन क्या होता है। किण्वन जिसमें किसी चीज को रखा जाता है ना, वो बर्तन है, तो नील को रखने का बर्तन होता है किण्वन। जो किसान पहले इन कर्जों में बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्द ही समझ में आ गया था कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो देखो पहले नील की ये बात है ना कि नील की खेती एक बार जहाँ कर दीजिए वो भूमि बंजर होने की स्थिति में आ जाती थी, तो विद्रोह तो होना ही था। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों को देखो अब तो उनको पैसा भी बहुत कम मिल रहा है जो काम कर रहे हैं। सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता था। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह होती कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती भी नहीं की जा सकती थी, मैंने बताया ना। देखो नील गांव का एक गीत। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए, ताकि थकान ना हो और जोशीला महसूस करे, तो अक्सर गीत गाते थे। इस तरह के गीतों में हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है।
नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार था: मौला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इन बड़ी लड़ाइयों को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं। वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लाठियों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। नील विद्रोह और उसके बाद, यानी नील विद्रोह भी पढ़ेंगे और उसके बाद क्या हुआ वो उसकी स्थिति भी पढ़नी है। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया कि नहीं, अब हम नील की खेती नहीं करेंगे। ये 1860 से एक साल पहले की ये बात है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि सारा काम रैयतों का ही होता था ना। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूल के लिए आने वाले गुमशुदा एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती करेंगे, ना कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों की लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुपचाप बैठने को तैयार ही नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते थे, दमनात्मक माने कि उनका मतलब शोषण करना, बहुत शोषणात्मक नीति थी। हाँ, वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी होता था। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों का बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार भी बहुत परेशान है, गांव के मुखिया भी बहुत परेशान हो गए, रैयत भी बहुत परेशान हो गए, किसान बहुत परेशान हो गए। बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनमें जमीन ले लेते थे और नील के किसानों को भी ये लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 में बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती, क्योंकि सारा खेल तो ब्रिटिशर्स का ही था ना, उन्हीं को चाहिए था नील। और जब नील की खेती जाने वाले जिलों को एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार की उनकी दुर्दशा, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये रैयतों ने नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया। इस नोटिस के आधार पर लोगों की खबर पर रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। इंडियन किसानों को शांत करने और विस्फोट स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचार, नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादक व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया। देखो एक नील आयोग भी बना दिया गया। बताओ, नील आयोग भी बनाना पड़ा। चलिए, नील आयोग भी बन गया। अब क्या हो रहा था कि आयोग ने बंगाल में दोषी पाया और गलती किसकी मानी गई? बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंध को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पे ध्यान देने लगे। अब बिहार की बारी आएगी, क्योंकि बिहार के चंपारण जिले में जब महात्मा गांधी आएंगे ना, तो उस टाइम पे चंपारण आंदोलन चलेगा। 19वीं सदी के आखिरी में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। उसमें उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी उत्पादन फैलने, देखो जो नील की खेती होती है वो नेचुरल कलर होता है, लेकिन कृत्रिम कलर जो बनाएंगे वो इतना सही भी नहीं होगा, उसको कोई खरीदेगा भी नहीं। चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी को यह दौरा नील बागान के मालिकों के चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। 1915 में भारत आ गए थे ना,
महात्मा गांधी जी, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदीपुर थाना हरदी के एक नली काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। क्या नाम था? हाजी मुल्ला। ठीक है। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों पे जवाब इस तरह दिया। डब्ल्यू एस सिटनकार नील आयोग के अध्यक्ष। नील आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? याद कर लो। डब्ल्यू सिटन डब्ल्यू सीटन सी और टन। ठीक है। सिटन नील आयोग का क्या कहा? अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पे खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकेंगी। अध्यक्ष का नाम याद करो। सीटन एस सीटन। डब्ल्यू है, एस है और सी है और टन है। ठीक है। सिटन। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पे भी खेती नहीं करना चाहते? 1 रुपया मिलेगा। हाजी मुल्ला, नहीं मैं नहीं करूंगा। उस समय 1 रुपया भी बहुत बड़ी बात है। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। नील आयोग रिपोर्ट खंड 2 सबूतनामा पृष्ठ नंबर संख्या 67। चलिए, ये हो गया चैप्टर समाप्त और बहुत अच्छा चैप्टर है। नील की खेती पता चली और बहुत सारे की टर्म्स पता चले। नील की खेती होती कैसे थी? एक तो किड़वन होता, यानी कि जहाँ पे नील का क्या किया, नील का जो पात्र है, इसके हाथ में कोई पात्र है, उस मतलब बर्तन है, उसमें नील को रखा जाता था। ठीक है। फिर ये बिटर वाट है, बिटर वाट में वहाँ घोला जाता था, है ना। और और चूने का भी इस्तेमाल किया जाता था। और बहुत सारी चीज़ें हमें नई नई पता चली आज, जो कि बहुत अच्छी थी। और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील पर भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में 95% हो गया था। 1991 में कैरिबियन द्वीप समूह में फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील की उत्पादन के लिए विद्रोह शुरू हो गया, तो वहाँ पे बंद करना पड़ा। दास प्रथा भी समाप्त कर दी थी 1792 तक। ये पढ़ा। ठीक है। बगान क्या होते हैं ये पढ़ा। शीतोष्ण समतोष्ण, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पे। फिर ये पढ़ा आंध्र में। फिर हमने सारी व्यवस्थाएं पढ़ी। तो इस प्रकार से आज का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो फिर क्या बोलते हैं, आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे व्यक्ति को भी हर वो की टर्म समझ आए जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगली वीडियो में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे हम दिक्कूस के बारे में। ठीक है। जो आदिवासियों के बारे में हमें वहाँ पढ़ना है। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको वो चैप्टर भी पढ़ना है तो बता दीजिएगा। वैसे तो मैं पढ़ाऊँगी सारे, लेकिन क्योंकि मैंने 7th और 6th की ज्योग्राफी भी स्टार्ट की है, तो फिर उसकी भी वीडियो बनानी है मुझे। तो अगर इसी की डायरेक्ट बना दूँ, इसी के बाद ज्योग्राफी को अभी छोड़ दूँ उनकी, तो फिर मैं आप ही को पढ़ा दूँगी 4th चैप्टर, वरना मुझे ज्योग्राफी को उठाना पड़ेगा क्योंकि 6-7 की ज्योग्राफी स्टार्ट की है मैंने। उनकी ज्योग्राफी सबसे पहले ख़त्म करनी है। आपकी हिस्ट्री इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि भले ही उनके भी लंबे चैप्टर हैं, लेकिन हिस्ट्री आपकी थोड़ी इंटरेस्टिंग है और हिस्ट्री पढ़ाने के लिए हमें थोड़े की टर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। ज्योग्राफी तो आपकी फटाफट ख़त्म हो जाएगी, हालांकि उसमें की टर्म्स को समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सिविक्स भी आप पढ़ ही लोगे जो मैं पढ़ाऊँगी। फिर मुझे आपकी साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट करनी है क्योंकि ये नया चैनल है, कुछ 3-4 दिन ही हो रखे हैं खुले हुए। तो फिर आप बता दीजिएगा अगर कोई भी एक व्यूवर भी देख रहा हो तो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।